हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो है क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 9 बिजनेस फाइनेंस। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे होगे तो आपको पता है इससे पहले इसके ऊपर एक वीडियो आ चुका है जिसके अंदर हमने इसके फर्स्ट पार्ट के बारे में डिस्कस किया। फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या देखा था? हमने ये देखा था सबसे पहले कि बिजनेस फाइनेंस का मतलब क्या होता है। बिजनेस फाइनेंस का मतलब बिजनेस की जो एक्टिविटीज हैं उसको करने के लिए जो भी पैसा हमें रिक्वायरमेंट होता है उस पैसे की रिक्वायरमेंट को, उस पैसे को बिजनेस फाइनेंस बोलते हैं। किसी बिजनेस में ज्यादा होता है, किसी बिजनेस में कम होता है, लेकिन हाँ, किसी भी टाइप का बिजनेस हो आपको पैसों की रिक्वायरमेंट होती है। जो भी पैसे चाहिए बिजनेस को चलाने के लिए उसको बिजनेस फाइनेंस बोला जाता है। इस चैप्टर के हमने फिर 4 पार्ट बनाए थे। पहला था फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दूसरा था फाइनेंशियल प्लानिंग, तीसरा कैपिटल स्ट्रक्चर और चौथा टाइप्स ऑफ कैपिटल। हमने जो कल देखा था वो था फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसकी भी डेफिनेशन देखी थी, लेकिन इसके अंदर हम बोला था इसको समझना है तो आपको 3 डिसीजन समझने पड़ेंगे। वो है फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब टू गेट मनी एट लो कॉस्ट, सस्ते में पैसा लाए। पैसा कहां से आ सकता है? तो 2 ऑप्शन थे। पहला डेप्थ मतलब लोन, मतलब बाहर वालों से पैसा लाना इंटरेस्ट पे, और दूसरा इक्विटी मतलब शेयर्स इशू करना, चाहे वो इक्विटी शेयर हो चाहे प्रेफरेंस शेयर हो। दूसरा जो डिसीजन लेना पड़ता है वो है इन्वेस्टिंग डिसीजन में जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है तो इन्वेस्ट प्रॉफिटेबली। मतलब जो पैसा आपको मिला है फाइनेंसिंग डिसीजन से, आप जो लाए हो उसको जितना ज्यादा प्रॉफिट में हो सकता है उतने प्रॉफिट के अंदर आप उसको इन्वेस्ट कीजिए ताकि आपको प्रॉफिट्स ज्यादा से ज्यादा हो। इसको बोलते हैं बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसके अंदर आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं। पहला टू इन्वेस्ट करें, दूसरा ऑप्शन नॉट टू इन्वेस्ट ना करें। जरूरी नहीं है कि आपने जो पैसा लिया है वो इन्वेस्ट भी करना पड़े। तीसरा और लास्ट डिसीजन जो होता है वो है डिविडेंड डिसीजन के अंदर जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है कि जो प्रॉफिट हमने इन्वेस्टिंग डिसीजन से कमाया है वो प्रॉफिट हम बांटें या ना बांटें, उसको फ्यूचर के लिए सिक्योर या रिजर्व्स में ट्रांसफर करके रखें। अगर आपने ज्यादा पैसा बांट दिया तो फ्यूचर के लिए आपके पास पैसा नहीं बचेगा, और अगर आपने ज्यादा पैसा अपने पास रख लिया तो पैसा तो ज्यादा यूज हो ही नहीं पाएगा आपके पास, क्योंकि लिमिटेड आपके पास अपॉर्चुनिटीज होती है उसको यूज करने के लिए। लेकिन अगर आपने पैसा नहीं दिया डिविडेंड के रूप में तो जो शेयर होल्डर्स है वो भी है ना आपके खिलाफ हो जाएंगे। हो सकता है कंपनी के शेयर की वैल्यू डाउन हो जाए और वो अपने शेयर बेचना स्टार्ट कर। तो इसलिए डिविडेंड कितना देना है, प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है और कितना करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। इसमें भी 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन पैसे को मतलब प्रॉफिट्स को रिजर्व्स में ट्रांसफर कर दो, और दूसरा ऑप्शन डिविडेंड पे कर दो शेयर होल्डर्स को। एक फाइनेंशियल मैनेजर जो होता है उसको ये 3 मेन डिसीजन लेने होते हैं और ये 3 मेन डिसीजन से वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट करता है। कल जो हमने इसमें से डिसीजन देखा था वो था फाइनेंसिंग डिसीजन। उसको लेते समय किन किन चीजों का ध्यान रखना था वो भी हमने देखी थी। आज हमें जो देखने हैं वो देखने इन्वेस्टिंग और डिविडेंड डिसीजन। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टिंग डिसीजन में हमें ये चेक करना था कि कोई प्रोजेक्ट है हमारे सामने, कोई अपॉर्चुनिटी है। मान लीजिए एक पीस ऑफ लैंड है, क्या हम वो पीस ऑफ लैंड में हमारा पैसा इन्वेस्ट करें या ना करें। एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमारे पास की है ना, अभी मान लीजिए कोरोना की वजह से मास्क और सैनिटाइजर्स का जो बिजनेस है वो ज्यादा होने लग गया, तो क्या हम हमारा पैसा जो है वो इस बिजनेस में इन्वेस्ट करें, इस सैनिटाइजर बनाने के बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करें और वो सैनिटाइजर बनाए। वो सारी चीज चेक करने के लिए एक फाइनेंस मैनेजर को कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा, जिसमें सबसे पहला कैश फ्लो ऑफ प्रोजेक्ट। याद हो तो आपके जो फाइनेंसिंग डिसीजन कल देखा था उसमें भी सबसे पहला था कैश फ्लो, लेकिन वो कैश फ्लो था पूरी कंपनी का, पूरी कंपनी के पास कितना कैश आता जाता है। यहां स्पेसिफिक है कैश फ्लो ऑफ प्रोजेक्ट मींस वो अपॉर्चुनिटी, जिस अपॉर्चुनिटी में आप इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं। वो जैसे हमारे एग्जांपल में था सैनिटाइजिंग बिजनेस, कि हम अभी उसमें नहीं थे लेकिन हम सोच रहे हैं हमारा पैसा उसमें करें क्योंकि उसमें प्रॉफिट दिख रहा है। तो सबसे पहले ये चेक करो सैनिटाइजिंग बिजनेस जो हम स्टार्ट करने वाले हैं उससे हमें कितना कैश आएगा या जाएगा, कैश फ्लो ज्यादा है या नहीं, कैश फ्लो लगातार है या नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो चेक की जाएगी वो ये होगी रेगुलर है कि इरेगुलर है, क्योंकि कोई भी बिजनेस है तो पैसा आएगा तो जाएगा, लेकिन उसकी स्पीड क्या होगी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी। जल्दी जल्दी आता है या एक साथ आता है लेकिन धीरे धीरे करके आता है, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, क्योंकि हम क्रेडिट पीरियड देते हैं।
तो अगर कैश फ्लो ज़्यादा है, लगातार पैसा आता जाता रहता है, तो इन्वेस्ट कर देना। और अगर कैश फ्लो कम है, उस प्रोजेक्ट से हमें पैसा ज़्यादा आएगा ही नहीं, तो हम इन्वेस्ट करेंगे ही नहीं। सिंपल सा कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। यहाँ पे हम बिजनेस, ओवरऑल बिजनेस के कैश फ्लो की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ प्रोजेक्ट का चेक किया जाएगा। सेकेंड फैक्टर, रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न अगर आपने सही से पढ़ी है अकाउंट्स, तो आपके अकाउंट्स के अंदर एक चैप्टर है रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस के अंदर है आपके रेट ऑफ रिटर्न, एक रेशियो। रेट ऑफ रिटर्न में हम क्या चेक करते हैं कि हमने जितना पैसा लगाया उसका कितना परसेंट हमें प्रॉफिट के रूप में मिल रहा है। अगर सैनिटाइजिंग बिजनेस में टोटल मिला के मैंने 10 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया है और मुझे हर साल उसमें से 2 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो मैं प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100 करूंगा, तो प्रॉफिट का परसेंटेज आ जाएगा 2 लाख अपॉन 10 लाख इनटू 100 मीन्स 20%। तो 20% रेट ऑफ रिटर्न चेक की जाएगी। तो आप जो रेट ऑफ रिटर्न चाहते हो किसी बिजनेस से, वो रेट ऑफ रिटर्न के बराबर है तो भाई इन्वेस्ट कर दो, हाई रिटर्न मिल रहा है उससे ले लो। लेकिन आप जो रेट ऑफ रिटर्न चाहते हैं वो रेट ऑफ रिटर्न आपको नहीं मिल रहा उस बिजनेस से, तो आप उसमें इन्वेस्ट करो ही मत, नॉट टू इन्वेस्ट। तो सर कैसे डिसाइड होता है कि है ना रेट ऑफ रिटर्न हमें कितना चाहिए? अपनी मर्जी से कुछ भी सोच ले। जनरली ये माना जाता है कि हम जो फाइनेंसिंग डिसीजन में जिस कॉस्ट पे पैसा लाते हैं, मान लीजिए आपने वो 10 लाख रुपए जो आपके सैनिटाइजिंग बिजनेस के अंदर आपने लगाए हैं, वो 10 लाख रुपए लोन के रूप में लिए और लोन पे इंटरेस्ट आपको देना है 8%। तो कम से कम उस पैसों से आपको 8% का प्रॉफिट कमाना होगा ताकि आप कम से कम इंटरेस्ट तो भर सको। तो बहुत बार इस तरीके से वो लिमिट फिक्स की जाती है जिससे रेट ऑफ रिटर्न को कंपेयर किया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट फैक्टर पे चलते हैं। नेक्स्ट फैक्टर जो है वो है इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया का मतलब क्या है? आप जब लैंड खरीदते हो तो बहुत बार आपका जो ऑब्जेक्टिव होगा वो होगा कि हम उधर घर बनाना चाहते हैं। एक बिजनेसमैन अगर कभी लैंड खरीद रहा है तो उसका ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है कि मैं उधर अपनी फैक्ट्री सेटअप करना चाहता हूँ। तीसरा बंदा अगर कोई लैंड खरीद रहा है तो उसका ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है उसमें इन्वेस्ट करने का कि मैं इसमें पैसा सेफ रखना चाहता हूँ ताकि फ्यूचर में ये 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना हो जाए। तो बिजनेसमैन जिसको उसको बिजनेस के लिए चाहिए वो ऐसी लैंड ढूंढेगा जो मेन मार्केट के अंदर हो, जबकि जो इन्वेस्ट करना चाहता है ताकि फ्यूचर में उसको प्रॉफिट हो लैंड बेचने पे, वो ऐसी जगह ढूंढेगा जहां पे अभी सस्ता मिल रहा हो, चाहे वो सिटी के अंदर हो ना हो, चाहे बाहर की साइड हो, लेकिन अभी लैंड सस्ती हो और फ्यूचर में उसके भाव बढ़ने वाले हो। तो वो ये चेक नहीं करेगा कि मेन मार्केट में जगह है या नहीं। तो इन्वेस्ट करते समय सबके ऑब्जेक्टिव अलग हो सकते हैं, तो आपको ये भी चेक करना है क्या मेरा जो ऑब्जेक्टिव है इन्वेस्ट करने का वो पूरा हो रहा है या नहीं। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया यही कहलाता है। तो अगर बिजनेस का जो क्राइटेरिया है इन्वेस्ट करने का, वो सबसे पहले डिसाइड होता है। अगर आपने वो चेक कर लिया कि क्या है बिजनेस क्राइटेरिया, तो चेक कर लो। अगर वो मैट कर रहा है, फुलफिल्ड हो रहा है, तो इन्वेस्ट कीजिए। और अगर बिजनेस का इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया मैट नहीं हो रहा है, वो फुलफिल नहीं हो रहा है, तो इन्वेस्ट मत कीजिए। सिंपल तरीके। तो 3 फैक्टर है जिससे इन्वेस्टिंग डिसीजन को चेक किया जाएगा। एक कैश फ्लो कितना होगा, एक प्रॉफिट कितना मिलेगा इन्वेस्टमेंट पे, और तीसरा क्या हम इन्वेस्टमेंट जिस पर्पस के लिए कर रहे हैं मेन, वो फुलफिल होगा या नहीं। ये 3 फैक्टर्स आपने देख लिए तो इन्वेस्टिंग डिसीजन ईजी हो जाएगा। अब बचा आपका थर्ड डिसीजन जो है डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन में हमें यह चेक करना था क्या हमें जो प्रॉफिट हुआ है इन्वेस्टमेंट डिसीजन से, वो प्रॉफिट हम डिविडेंड के रूप में बांटें या नहीं। सर अब डिविडेंड तो थोड़ा बहुत तो लगभग देना ही पड़ता है ताकि इन्वेस्टर्स खुश रहे, जिनके पास शेयर्स है वो खुश रहे कि भाई हमें कुछ प्रॉफिट में से हिस्सा तो मिल रहा है। तो ज्यादातर सवाल आता है हाई डिविडेंड दें या लो डिविडेंड दें, क्योंकि डिविडेंड देना ना देना जो होता है उसमें ज्यादातर ऑप्शन देने के लिए ही प्रीफर किया जाएगा, क्योंकि अगर आपने डिविडेंड नहीं दिया तो आपकी शेयर की प्राइस डाउन हो जाएगी क्योंकि लोग खरीदना नहीं चाहेंगे आप। तो इसलिए यहां पे मैंने 2 ऑप्शन रखे हैं, हाई डिविडेंड और लो डिविडेंड। सबसे पहला फैक्टर जो डिविडेंड डिसीजन के अंदर चेक किया जाएगा वो होगा अमाउंट ऑफ अर्निंग्स। भाई प्रॉफिट कितना है। प्रॉफिट आपके पास चमन्नी के टाइप का है लेकिन आप 1 रुपए का देना चाहते हो डिविडेंड, तो पॉसिबल ही नहीं है। चेक करो आपके प्रॉफिट कितना हुआ इस साल। अगर प्रॉफिट हाई हुआ है तो आप हाई डिविडेंड दे सकते हो, और अगर प्रॉफिट हाई हो ही नहीं रहा, तो जैसे कि कोरोना की वजह से हो सकता है ये वाला जो साल है, इस साल के अंदर प्रॉफिट ज्यादा ना हो,
ज्यादातर कंपनीज को। तो कंपनीज को जब प्रॉफिट ज्यादा नहीं होगा तो डिविडेंड भी ज्यादा नहीं देंगी, वो कम ही डिविडेंड देगी। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग का मतलब है भाई आपको प्रॉफिट्स मान लीजिए इस साल ज्यादा हो गया, लेकिन आप 10 साल से कर रहे हो बिजनेस, फर्स्ट टाइम आपका प्रॉफिट ज्यादा हुआ है, इससे पहले आप लॉस में ही चल रहे थे, तो क्या आप इस बार हाई डिविडेंड दे दोगे? सर आप धोखा खाए हुए लोगों में से हो जिनको लॉसेस हुए स्टार्टिंग में। फर्स्ट टाइम आपने प्रॉफिट देखा है, कभी प्रॉफिट ऊपर होगा कभी नीचे होगा। बहुत सी कंपनीज होती है जिनके प्रॉफिट्स ऊपर नीचे चलते ही रहते हैं रेगुलर, तो उनकी अर्निंग्स ही स्टेबल नहीं है। तो आज अगर आपने ज्यादा प्रॉफिट कमा लिया और आप उसको भर के बांट रहे हो सकता है नेक्स्ट ईयर आपको प्रॉफिट ही कम हो, तब पैसों की जरूरत होगी तो पैसा कहां से आएगा? इसलिए यह माना जाता है कि अगर आपकी अर्निंग स्टेबल नहीं है, ऊपर नीचे होती रहती है, तो आप डिविडेंड कम दीजिए और पैसा फ्यूचर के लिए बचा के रखें, ताकि फ्यूचर में अगर कभी अर्निंग कम हुई तो आप उससे बच सकें। लेकिन जैसे बड़ी कंपनीज हैं, मान लीजिए टाटा हो गई, रिलायंस हो गई, जिनको रेगुलरली प्रॉफिट्स पे प्रॉफिट्स होते हैं, तो उनको पता है कि हमारे जो इनकम सोर्स है वो इनकम सोर्स रेगुलर है, इसमें जो ऊपर नीचे आएगा लेकिन ज्यादा नहीं आएगा, थोड़ा बहुत ही आएगा, ज्यादातर हमारे प्रॉफिट्स ऊपर ही जाएंगे। तो उस केस में वो हो सकता है कि रिजर्व्स में कम ट्रांसफर करे और ज्यादा डिविडेंड में दे सके, क्योंकि वो अफोर्ड कर सकते हैं, उनको पता है कि फ्यूचर में हमें अर्निंग होगी ही होगी। इसलिए इसके अंदर है अगर आपकी स्टेबल अर्निंग है तो हाई डिविडेंड पे कर सकते हो, अगर अनस्टेबल है ऊपर नीचे होती रहती है तो लो डिविडेंड। तीसरी चीज ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। कंपनी को अगर मार्केट के अंदर कहीं ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मिल रही है जहां पे वो इन्वेस्ट करके अपनी कंपनी को और बड़ा कर सकती है, तो उसको प्रॉफिट को सबसे पहले उस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी के अंदर इन्वेस्ट करना, ताकि वो खुद को बढ़ा सके। कंपनी बढ़ेगी तो ही तो शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ेगी। इसलिए ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अगर अवेलेबल है तो आप रिजर्व्स में ट्रांसफर करें, ताकि फ्यूचर में उस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी में पैसा लगा सकें। लेकिन अगर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी कोई है ही नहीं तो रिजर्व में पैसा डाल के करोगे ही क्या, क्योंकि आपके पास कोई जगह ही नहीं है जहां पे आप इन्वेस्ट कर सके। उससे अच्छा आप डिविडेंड ही दे दें। कैश फ्लो पोजीशन, याद कीजिए कैश फ्लो बार बार आ रहा है, आपके फाइनेंसिंग में भी आया था, आपके डिविडेंड में भी आ रहा है, और आपके जो इन्वेस्टिंग डिसीजन था उसमें भी आया था। यहां जो कैश फ्लो पोजीशन है वो वही फाइनेंसिंग वाला है। ओवरऑल कंपनी की कैश फ्लो कितनी है, कंपनी के पास कैश कितना है। प्रॉफिट और कैश में फर्क होता है। हो सकता है आपको प्रॉफिट कम हुआ हो लेकिन बैंक में पैसा ज्यादा है, हो सकता है प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है लेकिन बैंक में पैसा ज्यादा है ही नहीं। तो यहां कैश फ्लो देखना है, प्रॉफिट्स नहीं देखना है। अब कैश फ्लो क्यों चेक किया जाता है? क्योंकि जो डिविडेंड पे होता है ना, वो डिविडेंड कैश में पे होता है। कंपनी को हाई प्रॉफिट्स होते हैं, स्टेबल प्रॉफिट्स होते हैं, लेकिन कंपनी के पास कैश सिचुएशंस थोड़ी कम है, कैश कम है, तो डिविडेंड हाई पे ही नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास कैश की कमी है। तो चेक करो, अगर कैश का फ्लो हाई है तो आप हाई डिविडेंड पे कर सकते हो, लेकिन कैश आपके पास है ही नहीं या कम है तो आप कम डिविडेंड पे कर सकते हो। नेक्स्ट जो आपका है वो है शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस। आपके शेयर होल्डर क्या चाहते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आप उनको खुश रखना है, वो आपके ओनर्स हैं। अगर वो चाहते हैं कि हमें डिविडेंड दीजिए, आपको इन्वेस्ट छोड़ो, मेरे को तो प्रॉफिट कमाए, हैंड टू हैंड मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करो। वो कौन होते हैं? ज्यादातर वो होते हैं जो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स कमाना चाहते हैं, या फिर वो जिनकी एज ज्यादा हो गई है, उनको पता है ज्यादा साल तो हम जिएंगे नहीं, तो जो भी प्रॉफिट है मुझे अभी के अभी मेरे को चाहिए। और कुछ लोग होते हैं जो रिस्क लेने को रेडी होते हैं, वो बोले कि अभी भले तुम मुझे प्रॉफिट मत दो, लेकिन मेरे जो पैसा है उसको इस तरीके से यूटिलाइज करो कि आगे और बढ़ता जाए। तो शेयर होल्डर की प्रेफरेंस क्या है? ज्यादातर आपके, अगर उनकी हाई डिविडेंड है, डिविडेंड चाहते हैं वो, तो हाई डिविडेंड आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो कैपिटल गेन चाहते हैं, कैपिटल गेन का मतलब होता है शेयर की प्राइस जब ज्यादा हो जाती है तो आपको कैपिटल गेन होता है उसको बेचने पे, क्योंकि आपने कम में खरीदा, ज्यादा में बेचा, तो जितने ज्यादा में बेचा वो कैपिटल गेन होता है। तो अगर आप कैपिटल गेन कमाना चाहते हैं, डिविडेंड से पैसा कमाना नहीं चाहते, तो आप लो अर्निंग्स लेंगे। नेक्स्ट है टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड। टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड पे अलग रेट लगती है। आपने अभी तक इनकम टैक्स नहीं पढ़ा, लेकिन फ्यूचर में आपके पास आएगा, आप सीए करोगे, सीएस करोगे, बीकॉम करोगे, इनकम टैक्स लगभग आएगा आपके कोर्स के अंदर। उसमें आपको पता चलेगा कि इनकम टैक्स के अंदर डिविडेंड की रेट जो है वो थोड़ी अलग दे रखी है। तो डिविडेंड पे रेट कितनी है, ज्यादा है या कम है, वो चेक करो। अगर डिविडेंड पे रेट ज्यादा है
तो आप क्या करोगे, डिविडेंड तो पे कर दोगे, लेकिन उधर शेयर होल्डर की लग जाएगी, क्योंकि उसको उस डिविडेंड पे हाई टैक्स पे करना पड़ जाएगा। वहीं पे अगर डिविडेंड पे टैक्स कम है तो शेयर होल्डर चाहेगा तू मुझे डिविडेंड का पैसा दे दे। क्यों? ताकि मेरे को पता है डिविडेंड पे रेट कम चल रही है, तो मैं टैक्स थोड़ा बहुत दे के ये पैसा खुद यूटिलाइज कर लूंगा। तो अगर डिविडेंड पे हाई टैक्स है तो आप कम दोगे डिविडेंड, और डिविडेंड पे अगर आपका टैक्स लो है, कम टैक्स लगता है, तो आप ज्यादा डिविडेंड दे सकते हैं। नेक्स्ट है आपके लीगल रिस्ट्रिक्शंस। आप जानते हैं कि कंपनीज के लिए एक अलग से एक्ट बना हुआ है, कंपनीज एक्ट इंडिया के अंदर। उसमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन दे रखे हैं जो कि हर एक कंपनी को फॉलो करने हैं। तो उन रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से भी हाई लिमिट और लोअर लिमिट फिक्स होती है बहुत बार डिविडेंड की। तो आप उसके अकॉर्डिंग आप पे कर सकते हो, उससे ना ज्यादा दे सकते हो ना उससे कम दे सकते हो। तो उन्होंने जो लिमिट दी है उसी लिमिट के अंदर पे करना है। तो उस लिमिट में जो भी अलाउ हो रहा है वो दे दो, हाई अलाउ हो रहा है तो हाई दे दो, लो अलाउ हो रहा है तो लो दे दो। लेकिन आप लॉ से बढ़कर अगर देने की कोशिश की आपने, चाहे बाकी सारी चीज आपकी हाई डिविडेंड के अंदर हो, लेकिन लॉ से बढ़कर देने की कोशिश की, तो जेल के अंदर पाओगे अपने आप को, क्योंकि आपने लॉ तोड़ा। तो लीगल रिस्ट्रिक्शंस एज अलाउड बाय लॉ, जो लॉ ने अलाउ किया है डिविडेंड उतना डिविडेंड पे कर दीजिए। तो इसी के साथ आपका डिविडेंड डिसीजन भी कंप्लीट होता है। यहां पे आपका जो फर्स्ट पार्ट है बिजनेस फाइनेंस का, इस चैप्टर का, आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वो भी साथ में कंप्लीट हो गया। उसके इतने ही पार्ट थे जिसमें 3 मेन चीजें थी, डिविडेंड डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और इन्वेस्टिंग डिसीजन। सस्ते में लाओ, अच्छे प्रॉफिट में इन्वेस्ट करो, और जो प्रॉफिट है उसमें से थोड़ा डिविडेंड दो, थोड़ा सेव करो। ये 3 मेन डिसीजन है। इनके फैक्टर्स याद रखिएगा, क्योंकि इनके फैक्टर्स आपके क्वेश्चंस में आते जरूर हैं। तो इसी के साथ आज का वीडियो कंप्लीट करते हैं। होप सो आपको समझ में आया होगा। कीप रीडिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। और इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे हम इसी वीक। तो रेडी रहिएगा अच्छी तरह पढ़ने के लिए, क्योंकि आपका एग्जाम पास में ही है। तब तक बाय बाय, कीप रीडिंग।